प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आप सबके साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूं आरआरबी एनटीपीसी पार्ट 5 को लेकर के। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी सेट को आप लोग बहुत ही पसंद करोगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और अब तक जितने भी हमने सेट YouTube पे अपलोड करा है उसका PDF भी टेलीग्राम पे हम अपडेट करते रहेंगे धीरे धीरे, और इसका भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। जितने भी हमने अपडेट किया है सेट उसको आप अच्छे से एंजॉय करें। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनको मेरा एक छोटा सा गुजारिश है कि जाकर के पहला उस वीडियो को आप देखें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि देखो जब आप पहले प्रैक्टिस सेट से आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल से शुरुआत कर रहे हैं और किस लेवल में आपको काम करना चाहिए, किस वे में काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वहां से ना एक एक चीज को हमने डिस्कस करते हुए आगे बढ़ाया ये कारवा को, और ये पार्ट 5 में उससे बेहतर क्वेश्चन रखने की प्रयास किया। और जैसे जैसे ये पार्ट बढ़ते चला जाएगा उसी के हिसाब से ये मतलब आप कह लीजिए कि इसका लेवल भी मतलब बढ़ते चला जाएगा। और हम ओवरऑल जब हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे तो एक बेहतर सेट की ओर जा रहे होंगे। बाकी अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं करता हूं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से ट्राई करिए आप लोग, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करेंगे जल्दी से फटाफट, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बी सोल्ड इट to C at a profit of 15%. The profit made by B is rupees 40 less than the profit made by A. What is the cost price of the article for A? मेरे भाई वो कहना ये चाह रहा है कि A ने किसी आर्टिकल को B को बेचा, B ने किसी आर्टिकल को C को बेचा। A ने बेचा 25% पे, B ने बेचा उसको 15% के लाभ पे। दोनों केस में लाभ हो रहा है। तो आपको इसको करने के लिए आप 100 वाले मेथड से जा सकते हैं, आप रिवर्स वाले मेथड से भी जा सकते हैं, और आप रेशियो से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो रेशियो होगा। और आप जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को आप रेशियो से उड़ा दीजिए फटाफट। देख लो, जैसे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब कि ए ने बेच दिया बी को और बी ने बेच दिया सी को। ए ने बेचा 25% के प्रॉफिट पे, तो भाई ए और बी के बीच का रेशियो क्या होगा? अगर आप सभी थोड़ा बहुत परसेंटेज का ज्ञान रखते हैं तो 25% मतलब 1/4, प्रत्येक 4 पर 1 का प्रॉफिट। तो मेरे भाई 4 रुपये पे 1 का प्रॉफिट, तो ए ने बी को बेचा होगा कितने में? 5 में। अब आप मुझे एक बात बताओ, बी ने बेच दिया सी को, बी ने मेरे भाई बेच दिया किसको? सी को। कितना? 15% के प्रॉफिट पे। तो फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा? 3/20। मतलब इसका ये हुआ कि 20 की चीज़ पे 3 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब कि बी ने 20 रुपया में खरीदा होगा तो बेचा कितने में? 23 में, 3 के प्रॉफिट के साथ में। अब यहाँ पे आप दोनों केस में ये देख लीजिए, बी दोनों ही केस में कॉमन था और दोनों ही केस में इसकी वैल्यू अलग अलग है। तो इसको सेम करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो यहाँ से आप मुझे ये बता दीजिए कि ए ने खरीदा कितने में? ओवरऑल 16 रुपये में, और बेचा इसको कितने में? 20 में। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने की बन गई? 4 की। ए का प्रॉफिट 4 है और बी की प्रॉफिट 20 की चीज बेचा कितने में? 23 में, मतलब 3। और बोला गया था कि बी द्वारा किया गया लाभ ए द्वारा किए गए लाभ से 40 रुपया कम है। तो इसका मतलब यह है कि बी की जो प्रॉफिट है ए से 40 कम है। अकॉर्डिंग टू द रेशियो कितना कम है? 1 कम है। तो भाई 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर 40 के। 1 यूनिट इक्वल टू 40। तो आपको बताना क्या था कि ए ने इस आर्टिकल को कितने में खरीदा था, उसका कॉस्ट प्राइस बताना था। भाई ए ने इस आर्टिकल को कितने में खरीदा था? 16 रुपये के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, 1 बराबर है 40 के, तो ए का कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितने के बराबर है? 16 के बराबर। तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 64 पे 1 0 मतलब 640। अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 640 तो वही इसका फाइनल आंसर होगा और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप, और इसको बहुत प्यार से देखना, बहुत इज्जत के साथ इसको नोट्स बनाना। और सभी लोग, जितने भी लोग देख पा रहे हैं मुझे इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा आप दोस्तों तक शेयर करेंगे। और भाई मैं तो यही उम्मीद करूंगा, जैसे हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है, आप भी हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा जरूर। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को देखो जरा। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन फॉर द मंथ ऑफ जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल
इज 8,000 रुपीज। समझ पा रहे हैं आप? एंड डेट फॉर द मंथ ऑफ February, March, April and May is 8,500. If the salary for the month of May is 6,500, then find his salary for the month of January. मतलब आपको बताना था एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का एवरेज सैलरी इतना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का एवरेज सैलरी जो है वो कितना है, इतना है। बताना ये था आपको कि अगर उसके मई के महीने का सैलरी इतना है तो जनवरी की सैलरी कितना होगा। सिंपल से कर लेना था आपको ऐसे, जनवरी ऐसे कर लो, जन, फरवरी, मार्च, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते, और अप्रैल। ठीक है ना। इसका एवरेज सैलरी अगर कितना है 8,000, तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इस चारों मंथ का टोटल सैलरी आ जाएगा? क्योंकि एवरेज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जितने भी लोग मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से कॉपी पेन उठा करके अपने पास जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा खुद से, है ना। सम ऑफ एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या चाहिए था, चारों महीने का सम चाहिए था, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एवरेज कितना था 8,000 और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 4, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज इट इज आपको करना था फेब के लिए कितना है, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। इसका जो एवरेज सैलरी था वो कितना था आपका 8,500। ये भी 4 महीने का सैलरी था, एवरेज सैलरी था, इसलिए हमने टोटल सैलरी निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप पहले इक्वेशन को माइनस कर दें, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मार्च से मार्च कैंसिल आउट हो जाएगा, अप्रैल से अप्रैल हो जाएगा। तो यहाँ पे जनवरी माइनस में का जो सैलरी बनेगा वो कितना बनेगा, इनके बीच का डिफरेंस। तो देखो इसको करने का 2 तरीका है, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 8 चौके 32,000 में से माइनस कर लीजिएगा कितना 34,000, तो जो यहाँ पे डिफरेंस बन करके आएगा 32 में से 34 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2,000 तो आएगा, 3400 और 32,000 के बीच का अंतर। ठीक है ना, बट ये माइनस में होगा क्योंकि हम 32,000 में से माइनस कर रहे हैं इसको 34,000 को। समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे एक बात बताइए, या फिर डायरेक्ट इतना करने की जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट इनके डिफरेंस निकाल लीजिए, 8,000 और 5,000 8500, 8,000 और 8500 के बीच का डिफरेंस कितना 500। और एवरेज किसका था, ये 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते तो 500 गुणे 4 कितना हो जाएगा 2,000, तब भी आ जाता। ठीक है। अब इसमें ये बोला गया था कि मई का जो सैलरी है उसका कितना था 6500 था। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर जैन में माइनस कर देंगे, यहाँ पे मई की सैलरी कितना 6500 बराबर कितना माइनस के 2,000, तो आप इतनी सी बात बताओ कि जनवरी ए इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 6500 में से माइनस हो जाएगा 2,000, तो आंसर कितना हो जाएगा 4500। और ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर था 4500। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो अगला क्वेश्चन मैं लगाता हूँ आपके स्क्रीन पे जल्दी से फटाफट। आज के जो सेट मैंने फिर से जो डिजाइन किया है, एक बात नोट करके रख लो कि यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर आप फिक्स कर लीजिए, 1 से 2 फिक्स इस तरीके से कर लीजिए कि यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है एग्जाम में हूबहू तो नहीं दावा कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसी पैटर्न पे आएगा। डिजिट को दावा नहीं कर सकते लेकिन पैटर्न सेम होगा। ठीक है ना, जल्दी से फटाफट। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 991 रुपया है तो बताना था उसका लाभ क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, 1500 इसका MRP है और मेरे भाई अगर 20% के लाभ पर बेचोगे, 20% कम कर कोई बेचोगे, इसका मतलब कि 100 की चीज़ कितने में बेच रहे होंगे 80 में बेच रहे होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा SP सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो SP आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि इसका MRP जो था कितना
1500। और डिस्काउंट आप हमेशा किस पे देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में देते हैं, एमआरपी के रिस्पेक्ट में। एमआरपी अपने पास 1500 था, इस पे 20% का छूट दे दिया, तो हमने बेचा कितने में होगा, इसका 80%। सॉल्व कर लो, 15 से 8 मल्टीप्लाई करोगे 120 पे 1 0, मतलब सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल का कितना आ जाएगा 1200। और इसका आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था आपका सीपी, वो कितना था 991। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर कोई आर्टिकल 991 में खरीदे हो, बेच दिए कितने में, 1200 में, तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ। तो 9 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे और 200, भाई 9 डालेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और 1000 से 200 ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि ओवरऑल 209 रुपये की प्रॉफिट होगी, ओवरऑल 209 की प्रॉफिट होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, देखो समय कम है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराते चलेंगे। और आज के भी स्लाइड में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखा मैंने। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से था, ये क्वेश्चन जल्दी से फटाफट ट्राई करिएगा। समीर हैज़ अ सॉलिड मेटल बॉल having a diameter of 6 centimeter. He metals it and use the material for making a solid cylinder. If the diameter of the base of the cylinder is same as that of the ball, what would the height of the cylinder be? मतलब इसका ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि एक गोला है, मतलब एक स्फीयर है ना, स्फीयर ये है, और इसने क्या किया कि इस गोले को पिघलाया, और पिघला करके समीर ने क्या बनाया, एक बेलन बनाया। क्या बनाया मेरे भाई, एक बेलन बनाया। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक बेलन बनाया, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, मतलब समीर ने बनाया गोले से बेलन। अब उसने ये कहा है कि अगर इस गोले का जो डायमीटर है 6 है, इसका डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना होगा भाई, डायमीटर के आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके बनाया, और पिघलाया इस तरीके से कि इसका जितनी भी सामग्री थी, इसका जितना भी मटेरियल था, वो 100% यूज करके इसको सिलेंडर को बनाया, मतलब इसमें कोई वेस्ट नहीं हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब बनाएगा तो क्या पूछा गया कि इस बेलन का हाइट क्या होगा। इसमें एक कंडीशन उसने ऐड करा है, उसको जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, उसको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। If the diameter of the base of the cylinder is same as that of the ball, मतलब इसका ये है कि इसका जो डायमीटर था गोले का और इसके बेस में जो सर्कल बन रहा है, इसका डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है। और मेरे भाई अगर दोनों का डायमीटर सेम है तो आप मुझे बता दो कि क्या इसका रेडियस सेम होगा, मतलब आर जो होगा वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। माफ करिएगा, यहाँ पे गलती से 6 के जगह पे 3 के जगह पे 6 लिखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसका डायमीटर जो था ना वो 6 सेंटीमीटर था, और डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो भाई रेडियस तो उसका आधा ही होगा ना। आ जाइए देखिएगा, अब हमें बताना था कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। जब भी कभी भी एक बात नोट कर लीजिएगा, कभी भी मेल्टेड वाला क्वेश्चन आ जाए, कभी भी पिघला करके किसी और चीज को बनाने वाला क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे एक ही फंडा लगता है, क्या कि अगर हमने गोले को पिघलाया और बेलन बनाया, तो आप गोले का आयतन निकाल लीजिए, उसका कंप्लीट आयतन निकालिए। अगर उसमें पिघला करके किसी और चीज को बनाने में अगर कोई भी सामग्री जो मटेरियल है वेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसके पूरा आयतन को बराबर उसके कर लीजिए जिसको आप बनाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब कि गोले का आयतन कितना है भाई, गोले का आयतन 4/3 पाई r³। बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यहां पे अब इसको हमने इसका 100% यूज करके बनाया क्या, सिलेंडर, जिसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r²h। अब आप मुझे एक बात बताइए, पाई से पाई कट जाएगा, और यहां पे और कुछ कट रहा है क्या, पाई से पाई कट गया, हाँ एक चीज और कट रहा है। अगर यहाँ पे इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों ही केस में सेम है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, तो ये r² है, यहाँ पे r², मतलब इसका ये है कि यहाँ से 2r, यहाँ से 2r कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, h बराबर 4/3, और इधर में अभी भी एक r बचा हुआ है, और r की वैल्यू कितना था, 3, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा, अगर सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर, मीटर में है तो 4 मीटर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को।
अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो एक बार फिर से इसको पीछे करिएगा और जा करके आप कंप्लीट इसको देखिए। और भाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप ये करें कि खुद से क्वेश्चन करें। जैसे हम कोई स्लाइड लगाते हैं तो मेरे सॉल्यूशन करने से पहले खुद का करिए, इसके बाद हमारे आंसर से मैच करिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। इसके साथ साथ में आप क्या करें, कंप्लीट नोट्स बनाइए। और बहुत ही प्यारा, अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। कोई एक प्रिंसिपल है जो अपन को नहीं पता, है ना। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये भी हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि 7 साल में 22,494 हो जाती है। अच्छा, उसने एक बात और बोला है, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x+4% होती, मतलब पहले x% था और अब कितना हो रहा है x+4%, मतलब पहले की तुलना में 4% बढ़ा दिया गया, तो ये प्रिंसिपल 7 वर्ष के बाद में 25,917 होती। मेरे भाई तो बताना ये था कि निवेश की गई धनराशि कितनी है, मतलब प्रिंसिपल बताना था। क्वेश्चन का मतलब, अगर आप इधर देखिएगा सभी लोग, थोड़ा सा फोकस करिएगा। क्वेश्चन का मतलब बस इतू सा है कि ये प्रिंसिपल पहले 7 साल में 22,494 हो जाता है। रेट कितना था x%, भूल जाओ इसको भाई। वही प्रिंसिपल 7 साल में ही कितना हो जाता है, 25,917। तो आप मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल वही, टाइम भी वही, रेट यहाँ पे सिर्फ बदला हुआ है। पहले x था, अब कितना x+4, मतलब पहले की तुलना में 4% बढ़ा दिया गया। तो आप मुझे एक बात बताओ कि पहले की तुलना में इसको ब्याज कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो इसमें माइनस कर दीजिएगा। अगर आप इसको माइनस कर देते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मतलब पहले की तुलना में कितना ब्याज ज़्यादा मिल रहेगा। 7 में से 4 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3, 11 में 9 माइनस करोगे 2, है ना। 8 में 4 माइनस करोगे 4 हो जाएगा, और ये 5 में से 2 माइनस करोगे 3, मतलब 3423 रुपया ये आपको पहले की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। और मेरे भाई अगर 3423 रुपया पहले की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो कितने साल में मिल रहा है, 7 साल में मिल रहा है। 7 साल का ब्याज अगर 3423 रुपया है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा। 1 साल का ब्याज मेरे भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 6, 7 8 56, 62 हो जाएगा 4, और 2 6 7 9 63, मतलब 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा 489। और मेरे भाई आपसे पूछा ये गया था कि अगर 7 साल में इतना और वही 7 साल में इतना हो जाए, कब, जब पहले की तुलना में 4% रेट बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट रेट 4% बढ़ा दिया जाए, तो धनराशि कितनी होगी ये आपको बताना था। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि अगर 1 साल में इतने का ब्याज बढ़ रहा है तो लल्ला मेरे, आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल कितना भी होगा ये बात हमें नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है मेरे भाई कि पहले की तुलना में अगर 4% ब्याज रेट बढ़ा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो आपको पहले की तुलना में प्रत्येक वर्ष 489 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस 4% की वजह से ही मिल रहा होगा। तो आप ही बता दो कि प्रिंसिपल का 4% जो होगा, क्या हम कह सकते हैं 489 के बराबर होगा। 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ से P की वैल्यू जो होगा 489 × 25 होगा। अब देख लो ऑप्शन, कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें यूनिट डिजिट 5 आ रहा हो। अच्छा, यूनिट डिजिट सबका 5 ही आ रहा है, तो इसमें फाइनली इसका देख लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही उसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। या तो मेरे ख्याल से 11,000 तो आएगा नहीं, 12,175 थोड़ा सा कम रह जाएगा, या तो ए होगा या फिर सी होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी अगला क्वेश्चन लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से ही था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है, एक बार ट्राई करिएगा। और बस इतनी सी बात समझ लो कि जब आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर लेते हो, आप जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप
प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से लेकर के अब तक जितनी भी हम प्रैक्टिस सेट अपडेट किए हैं, आगे जितने भी करेंगे अपलोड यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, जो आपको ऑफिशियल वंडर्स की टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आप जाकर के ज्वाइन कर लेना। और जो भी पीडीएफ होगा मैं वहाँ पे शेयर करते रहूँगा। आप पीडीएफ से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वीडियो को बार बार जा करके देखिए। यकीन मानो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस बार एग्जाम को क्लियर ही नहीं करना है, एग्जाम को तोड़ना भी है, फोड़ना भी है, एकदम आग लगा देना है। तो इसी पे मुझे एक बात याद आती है, एक डायलॉग याद आता है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो क्या बूझे थे हम नहीं लौटेंगे लौटेंगे। समझ आ रही बात है? ये तुम्हारे लिए लाइन था। क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, अपने इनकम का 3/4 पार्ट 8% साधारण ब्याज पर तथा अपनी शेष आय को 10%। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है दोस्त, सभी लोग मैं पहले ही क्लियर कर दूं इसको। ये टाइपिंग भाई, इन दोनों के बाद रिमेनिंग जो बचेगा उसको इसने 10% पे दिया है, ना कि यहाँ पे 3/4 है। ये गलत है। तो जितने भी लोग देख पा रहे हैं, ऐसा हमने कलर कर दिया कि तुम देख भी नहीं पाओगे। करो इस क्वेश्चन को। तो शेष को 10% पे क्या किया? साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि एक वर्ष के अंत में कुल 561 रुपये का ब्याज उसको मिला था तो प्रारंभिक आय क्या थी? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप उठा करके इस क्वेश्चन के इतिहास देखोगे, CGL, CHSL, MTS, GD, NTPC, ALP हर जगह पूछा हुआ है। मतलब हर जगह, कुछ लोगों की आदत नहीं होती हर बात में उंगली करना, तो इसका भी वही आदत है, हर जगह पे आना। आ जाओ देखो, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/3, एक व्यक्ति ने अपने आय का 1/3 7% पे और अपनी आय का ही 1/4 जो है वो 8% पे किया है। अब इसके बाद जो शेष बच गया ना, उसको 10% पे इन्वेस्ट किया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इनकम कितना है हमें नहीं पता, हम 100 वाले मेथड से भी जा सकते थे, लेकिन 100 वाले मेथड से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप क्या करें, बेस वाले वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेंगे आप? बेस वाले वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए। इसका 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। और थोड़ी देर के लिए हम इसी को क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल। ध्यान से समझना, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, हमने मान लिया। अब ये बताओ कि इस प्रिंसिपल का 3/4 कितना होगा? 4। इस प्रिंसिपल का 1/4 कितना होगा? 3। मतलब पहले 4 को इसने किस पे? 7% पे करा, और फिर इसके बाद 3 को कितने पे करा है इसने? 8% पे। और इसके बाद बच कितना गया? तो 4 3 7 इधर यूज हो चुका है, टोटल 12 था, तो बचा कितना होगा? 5। और 5 को कर दिया कितने पे? 10% पे। ओवरऑल आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में मैंने कई बार कराया ये क्वेश्चन, जितने भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी ध्यान से समझ लेना चाहिए। भाई टोटल प्रिंसिपल कितना था? 12। अब ओवरऑल इस पे कितने % का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बात हमें पता है क्या? हमें नहीं पता है, तो हमने वही मान लिया कि ओवरऑल जो ब्याज मिल रहा है इस पूरे 12 पे, ये तो स्पेसिफिक 4 को 7% पे दिया गया, 3 पार्ट को 8 पे दिया गया, और जो बच गया उसको 10% पे दिया गया। ओवरऑल कितना हमने कमाया ये हमें नहीं पता था, इसलिए मान लिया कि अब इससे मल्टीप्लाई कर लो। अगर हमें इंटरेस्ट एसआई निकालना होता है तो एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी ही तो करते हैं, बोलो हाँ या ना? नीचे में 100 करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो यहाँ पर रेट ऑलरेडी है ही, और प्रिंसिपल ये रेशियो के फॉर्म में है ही, टाइम सबके लिए कांस्टेंट था, तो आप डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। पहले पार्ट से 28%, दूसरे पार्ट से 24%, तीसरे पार्ट से 50%, और ओवरऑल आपको मिल गया कितना? 12 के। अब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 20 40, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 4 12, मतलब 102 मिल रहा है। मतलब 102%, 40 और 8 4 12, 50 50 100, हाँ ठीक है, 102% बराबर कितना? 12K के। अब आपको बताना ये था कि बताओ अगर पूरे एक साल के अंत में रुपए में ब्याज इसको 561 रुपये का मिल रहा था तो प्रारंभिक आय क्या होगी? अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, K की वैल्यू निकाल लो। K की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 102/12%। ये आपको ओवरऑल ब्याज मिल रहा है, मतलब ये पूरे प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है। अब रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मेरे भाई देखा जाए, थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ,
ठीक है, थोड़ा सा कर रहा हूँ, चलिएगा। हाँ, रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा, सॉरी ओरिजिनली अगर देखा जाए रुपए में तो 561 का ब्याज मिला है। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कितना मिला है? 102/12 मिला है। हम ये कह सकते हैं कि 102/12% अगर बराबर है कितना? 561 के, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जो होगा अपना वो कहीं ना कहीं 100% के बराबर होगा। अब 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना? या तो दोनों तरफ अभी 100 से मल्टीप्लाई कर लो या सिंप्लीफाई करके इसको और छोटा करके कर लो, तो बात एक ही है। तो हमने अभी ही मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि एक काम करना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, तुम थोड़ा सा इसको पहले छोटा कर लो, ठीक है। अब इसको हमने काट लिया 3 से 4 बार में, और 3 से ये कितने बार में कटेगा? 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। 34 से कट रहेगा, 17 तिया 51, हाँ 17 से कट रहा, 17 तिया 51 और 17 तिया 51, 33 से 17 दूनी 34। अब ये बताओ, 2 से काटोगे 2 बार में, तो मेरे लल्ला 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से दो ये नीचे बचा हुआ इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा? 66। अगर 1% बराबर 66 तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6600। ये आपका फाइनल आंसर था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा, और इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेना, आज ही VBI लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन इतना जनरली लंबा जाता नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा आ गया जिससे कि कट नहीं रहा था, तो सिंप्लीफाई करने के केस में या तो यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके, तो जब पॉइंट में यहाँ पे करोगे तो फिर आगे भी कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो उतना आपको करना पड़ेगा। मुख्य रूप से इसका कैलकुलेशन ये वाला था। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंपल होता कब? जब यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा होता जो इजीली कट जाए। बाकी आप समझदार हैं। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा? 6600। अगला क्वेश्चन लगाएं, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लगा दो, ये क्वेश्चन करो, नहीं हुआ क्या? अच्छा ये बैक आ गया क्या? ओ सॉरी, वाह 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 वाह। देखो ये देखो तुम्हारा बहुत ही बेहतर, आज के जो सबसे बेहतर क्वेश्चन होगा ना, सबसे बेहतर क्वेश्चन तो ये है। और कहां से भाई? हार्ट एंड डिस्टेंस से। इस क्वेश्चन को तुम किस वे में देखते हो, किस वे में करते हो और कैसे करोगे, थोड़ा हम भी देखें। करो, देख नहीं पाएंगे तुम्हारा, है ना, लेकिन देखो हम तुम्हें दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को जनरली करना कैसे होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले जितने भी लोग मुझे अभी पहली बार देख पा रहे हैं या जितने भी लोग पहले देख चुके हैं, एक बार ध्यान से समझ लेना। एक बात आप हमेशा ध्यान से समझ लेना, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मान लो ये 90 डिग्री है और ये एंगल 45 है और ये भी एंगल 45 है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर दोनों ही एंगल 45 दोनों बराबर है तो इसके अपोजिट साइड भी बराबर होगा। ये मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान चाहिए। अगर ये बराबर है तो रेशियो कितना बन जाएगा? 1:1 का, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये ABC एक ट्रायंगल राइट एंगल, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये है 60 डिग्री। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 30 और 60 बने ना, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 30 और 60 बने, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो भी हाइपोटेनस होगा तुम्हारा, जो भी हाइपोटेनस हमें नहीं पता, उसका जस्ट ये आधा होगा। नहीं समझे? बस ये समझ लो कि अगर ये हाइपोटेनस 2 होगा तो ये कितना होगा? 1। हाइपोटेनस के जस्ट आधा। अच्छा 60 के सामने कितना हो जाएगा? 60 के सामने √3 होता है। अब अगर आप यहां से इतने पे भी पाइथागोरस लगा ले तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी निकल जाएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1। तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा? भाई 3 ही मिलेगा, लेकिन स्क्वायर रूट में होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे √3 होगा। अब इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ 3 बातें, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 60 के सामने √3 और 45 के सामने भी क्या 1 ही होगा। क्लियर है बात? अब इस क्वेश्चन पे चिपका देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 2 पैरेलल लाइन, देयर इज अ 10 मीटर टॉल टावर बिटवीन 2 पैरेलल रोड्स। मतलब इसका ये, जैसे मान लो 2 पैरेलल रोड, एक रोड यहाँ पे है और एक रोड यहाँ पे है। अब ये दोनों रोड पैरेलल है, इसके बीच में ऐसा बोला गया है ना। अच्छा बीच में है कि कहीं पे भी है, बीच में ऐसा मेंशन नहीं है, तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में का मतलब ये है कि ये इनके बीच में होगा कहीं पे भी। आ जाओ देखो, अब उसने बोला ये है द एंगल ऑफ डिप्रेशन
ऑफ द रूट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली अप्रोक्सीमेटली। मतलब इसका ये है कि अगर मान लो इनके बीच में एक टावर है, टावर बना दिया यहाँ पे, अब यहां से ना एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं है ये, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ रहे हो ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो यहाँ पे अवनमन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो बहुत प्यार से समझना, अवनमन कोण यहां से अगर देखा जाए इस रोड का, तो भाई अवनमन कोण कैसे बनता है पता है तुम्हें? बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। अगर यहां से अवनमन का मतलब कि कोई ऊपर से देख रहा है, कोई ऊपर से, एक सिंपल सी बात समझो, मेरे ख्याल से इससे बेस्ट एग्जांपल कोई नहीं हो सकता। तुम छत पे हो और तुम्हारे कोई दोस्त, चाहे महिला मित्र हो या फिर पुरुष मित्र हो, नीचे गली से गुजर रहा होगा, तो तुम्हें अगर देखना होगा तो तुम छत से कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, हाँ। अब वहां से कनखी पे इशारे करते हो तुम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ऊपर से तुम ऐसे देख रहे हो तो ये जो एंगल ऑफ तुम्हारा डिप्रेशन होगा वो कैसे बनेगा? एक मिनट, एक पेन होगा क्या? पेन है क्या सर? अथवा दीजिएगा, इन लोगों को समझाएं। एक मिनट रुक जाओ। देखो, जैसे मान लो कि तुम अभी सीधे, अभी हम सामने देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे नीचे देखना होगा तो मेरा एंगल जो होगा आइस का वो ऐसे होगा। इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं ऐसे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा ये वाला बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो ये वाला एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 30 बन रहा है, ठीक है ना। अब ये बताओ कि दूसरे तरफ कितना बन रहा है? 45। अगर यहाँ से इस रोड का डिप्रेशन देखा जाए तो कितना बन रहा है भाई? यहाँ से ये 45 बन रहा है। बात, कहानी खत्म। अगर ये समझ गए तो कहानी खत्म, और कुछ इसमें था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि जब हम इसको मिला देंगे तो भाई अगर ये वाला एंगल 30 है तो यहाँ पे ये वाला भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग क्या 30 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। बोलो यस और नो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसका नाम दे दे ABC और इस पॉइंट का नाम दिया D, तो इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से समझना, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में और इन ट्रायंगल ADC में, देखो हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि इसका वैल्यू इतना है तो ये फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो बात। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर और समझा दूं भाई। AD जो होगा, रेशियो लेकर के इजिली, AD और BD, AD कितना बनेगा? तो 30 के सामने जस्ट 1 होगा, और BD कितना होगा? अगर ये 30 है, यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा? √3 होगा, मतलब 60 होगा। एक मिनट, ये होगा तुम्हारा 60, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? √3। मतलब BD जो होगा, BD तुम्हारा वो कितना होगा? √3। आगे बढ़ते हैं इन ट्रायंगल ADC में। देखो ADC में AD जो होगा तुम्हारा, भाई ये 45 है तो ये 1 होगा, और DC कितना हो जाएगा? DC आपका ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, तो 45 के सामने जो होगा 1 ही होगा। क्लियर है बात? अब आप मुझे बताइए कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? AD। अब दोनों ट्रायंगल में अगर कॉमन AD है, अगर दोनों ट्रायंगल में कॉमन AD है मेरे भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ कि दोनों जगह इसका रेशियो भी सेम होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। अब इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं था। बताना क्या था? सड़कें एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पे हैं, मतलब अप्रॉक्स में वैल्यू बताना था कि दोनों सड़कें जो हैं एक दूसरे से, तो एक सड़क यहाँ पे थी, एक सड़क यहाँ पे थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको बताना था। भाई अगर मान लो ये √3 है और ये कितना है? 1 है। अच्छा, इसकी वैल्यू कुछ गिवन है क्या? गिवन है, हाँ। दो समानांतर सड़कों के बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर है। मतलब इसका ये है कि दो समानांतर सड़क के बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर की है। तो बताना ये था कि लगभग में ये कितना होगा, ठीक है। तो इतना एक बात समझ लो कि यहां से मेरे भाई अगर देखा जाए, ये कुछ गड़बड़ नहीं है। दो समानांतर सड़कों के बीच की दूरी, दो समानांतर सड़क के बीच एक 10 मीटर ऊंची, हो सॉरी, हम क्वेश्चन ही पढ़ लिए गलत। दो समानांतर ये सड़क के बीच एक जो 10 मीटर, ये इसकी 10 मीटर, मतलब AD की वैल्यू 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर AD 1 यूनिट के बराबर है रेशियो के अकॉर्डिंग, तो ये ओरिजिनली कितना होगा? 10 मीटर। अब उसके अकॉर्डिंग तो भाई DC कितना आ जाएगा तुम्हारा? DC भी 10 आ जाएगा कि नहीं? मतलब यहां से यहां तक तो 10 आ जाएगा। चलो यहां से यहां तक ये 10 हो गया, ठीक। अब आप ये बताओ कि BD की वैल्यू निकाल लो। अब BD कितना है? √3। भाई यहां से रेशियो अगर देखा जाए तो AD दोनों के इसमें सेम था,
हमने छेड़छाड़ किया नहीं, BD √3 है। तो आपको पता है कि √3 जो होगा, √3 बराबर कितना होगा 1.732 इसकी जो वैल्यू होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 1 यूनिट बराबर है 10 के, तो √3 की वैल्यू अगर यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू निकाला जाए, भाई इसकी वैल्यू निकाला जाए, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर दें, तो सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि 1.732 जो होगा वो पॉइंट और मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इस पे 1.732 इसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर 1 बराबर है 10 मीटर के, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बता दो तुम, यहाँ पे मुझे बता दो कि क्या इसकी वैल्यू इतना हो जाएगा क्या? 1 मिनट, क्या इसकी वैल्यू तुम्हारा 1 मिनट पूरा मिटा ले, ठीक है। देखो जरा, ये इसकी वैल्यू 1.7, अरे यार बार फिर से यही आ गया, चलो देखो 17.32 हो जाएगा। देखो जनरली √3 की वैल्यू 1.732 होता है, लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना होगा 17.32। तो ये हो गया पूरा कितना 17.32 और ये कितना था 10 था, तो दोनों को जब मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 27.32। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन से मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को यूज किया, दोनों ट्रायंगल से मैंने रेशियो निकाल लिया, किसका किसका, AD और BD का इसमें और AD और DC का इसमें। अब हमें दोनों ही रोड के बीच की दूरी पूछा था, दोनों ही रोड के बीच की दूरी क्या होगा, BD प्लस DC हो जाएगा। हमने क्या किया, यहां से देखा कि AD दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन था, AD दोनों ट्रायंगल में कॉमन था, लेकिन इसमें रेशियो में देखा जाए तो रेशियो में भी ये सेम था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने देखा कि वैल्यू गिवन किसका था, गिवन था वैल्यू AD का, तो AD रेशियो में 1 के बराबर था, ओरिजिनली ये कितना होगा 10 मीटर के। अब अगर ये 10 मीटर है तो DC भी कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। अब BD की वैल्यू अगर रूट में देखा जाए, √3 की वैल्यू तो 1.732 होगा। अब हमने क्या किया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 17.32। अब हमें मिल गया यहाँ से BD और DC ऑलरेडी पता था, दोनों को जोड़ दिया तो मुझे मिल गया इसका पूरा इनके बीच का दूरी। क्लियर है बात? एक बार शुरुआत से देखिएगा, क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो होप सो कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, और बहुत ही बेहतर, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही उम्दा प्रश्न, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को तो तुम जल्दी से उड़ा सकते हो, फटाफट उड़ाओ। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य करे, 5 इकाई कार्य 8 दिन में पूरा करता है, तो 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 इकाई कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। मेरे भाई एक बात समझना, ऐसे तुम देखो कभी भी ये क्वेश्चन आए तो इसमें जनरली कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, MDH वाला, ठीक है। W1 अपॉन में मैं लिख देता हूं M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर किसके, W2 अपॉन M2 इंटू D2 इंटू H2। अपन यहाँ पे ये W जो होगा ये क्या होगा, ये वर्क है, ये भी क्या है वर्क है, ठीक है ना। M क्या है, ये मैन है, मतलब ये वर्कर कह सकते हो, या D क्या है डेज है, और ये क्या है H क्या है आवर है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पहला जो ग्रुप है, पहला ग्रुप 25 व्यक्तियों का, कोई एक 5 यूनिट या 5 इकाई कार्य जो इस 25 व्यक्ति के माध्यम से 15 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में जो काम पूरा किया गया था, वो कार्य किसके बराबर है, तो वो कार्य 5 इकाई के बराबर है। तो आप करेंगे क्या मेरे भाई, वर्क के जगह पे क्या आ जाएगा 5। क्लियर है बात? अच्छा, पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, 25 लोग, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे, और बाकी कितने दिन का समय लिए हैं, 8 दिन का। तो M इंटू D इंटू H सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा जो ग्रुप है वो कितने, 12 लोगों का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, M के जगह पे 12। अच्छा, प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, 20 घंटे। काम कितने दिन में कर लेंगे ये हमें बताना है, कौन से काम को, 10 इकाई काम को। तो W2 के जगह पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से 2 बार में, और 4 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा, 5 से काटोगे ये 4 बार में कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये आपका 2 से 2 बार में, और ये 2 से 2 कट जाएगा। मतलब वाट की वैल्यू जो है पूरा कटा करके
बचेगा कितना 25, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर होगा। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड 13/6/2022 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हमने कराया था ना कि पहले रेट R% था, उसमें X था, पहले रेट X% था और अब 4% बढ़ा दिया गया, सेम वही पैटर्न पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन था, मैंने इसमें लगाया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जल्दी से फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन है इसका मतलब समझ तो आ ही गया होगा आपको। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि एक धनराशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अपन करेंगे कैसे? यहां पे आपको करना कुछ नहीं था, बस ये मुझे बताओ कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट R% था और अब कितना हो गया R+2, मतलब पहले की तुलना में इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया 2। अब जिसके वजह से 3 साल में ही 84 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि 3 साल का जो एक्स्ट्रा ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 84, तो 1 साल में जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा होगा 28। अब ये जो 1 साल का जो ब्याज आपको प्रत्येक साल 28 रुपये का अधिक मिल रहा है ब्याज, तो ये ब्याज आपको किसके वजह से मिल रहा होगा? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट R था, अब कितना हो गया R+2। तो मेरे भाई अगर आप मुझे बताओ कि अगर प्रत्येक साल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका कितना, प्रत्येक साल अगर देखा जाए 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समय कितना है 3 साल। अगर समय 3 साल है, इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6%। अब आप मुझे एक बात बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% है, और 6% आपको 3 साल में एक्स्ट्रा मिला होगा, तो प्रिंसिपल कितना है ये बात तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि हर एक साल अगर ये 2% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा मिला होगा इसको 6%। तो इसका 6% जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई 28 के बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से फाइनली आप क्या कर ले, ये कट नहीं रहा है, और तेरी दो प्रत्येक साल 3 साल में निवेशित किया गया था। यदि 1 मिनट देख लेते हैं भाई, ब्याज दर R+2% होती तो उसको 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेशित धनराशि क्या है? तो भाई 3 साल का ब्याज अगर इतना है तो तुम्हारा 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे 1 मिनट देखो, हमने एक चीज़ यहाँ पे छोड़ दिया, गलती ये होगी मेरे भाई कि यहाँ पे 3 साल को तो सिंप्लीफाई करके हम लोग ऑलरेडी 1 साल पे तो पहुँच ही गए थे, है ना? तो हमें 1 साल से ही मतलब था। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ रहा है तो यहाँ पे 2% होगा, मतलब इस प्रिंसिपल का 2% जो होगा वो कितने के बराबर 28 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 2 से 14 बार में P बराबर कितना हो जाएगा 1400। समझ पा रहे हैं? जैसे आप समझिएगा कि यहाँ पे 3 वर्ष में इस रेट से 84 रुपये अधिक मिल रहा है, तो हम यहाँ 6% तब निकालते हैं जब हम डायरेक्ट इसका क्या करते हैं 84 लेकर के करते हैं, क्योंकि ये जो 84 एक्स्ट्रा मिल रहा था ये 3 साल में एक्स्ट्रा मिल रहा है। जब आप ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, 1 साल का इंटरेस्ट निकाल रही हैं कि 1 साल में आपको कितना ज़्यादा मिला है, तो आपको यहाँ पे 1 साल में अगर देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 2% तो बढ़ा करके दे रहा है, तो यहाँ पे 6 की जगह पे 2 होता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे जल्दी से फटाफट उड़ा दो। ये बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन अ स्कूल, मतलब एक स्कूल में पिछले साल 610 बच्चे थे। कितने थे? 610 बच्चे। अब ऐसा बोला गया द नंबर डिक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। अच्छा, मतलब 1 साल में जो डिक्रीजमेंट हो रहा है वो कितने का 20% का हो रहा है। तो 20% मतलब पहले जो लड़के थे वो टोटल इतने थे, इसमें कमी कितने की हो गई 20%। तो इसका मतलब कि अगर ये पहले 100 के बराबर थे तो अब कितने हो गए भाई 80, 20% की कमी होगी। बताना यह था हाउ मेनी गर्ल्स
आर देयर इन द स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दिस ईयर। मतलब इसका ये है कि आपको बताना ये था कि लड़कियों की संख्या कितनी है ना, लड़कियों की संख्या कितनी है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज के कुल 175% के बराबर हैं अगर लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा कट जाएगा, ये 8 और ये कितना होगा 8 × 48 488। क्लियर है बात, कमी हो गई। अब बोला गया कि इसका 175% लड़कियां हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये बताओ कि अगर लड़के टोटल इतने हैं, परसेंटेज में तो 100% ही होंगे, तो आप इतनी सी बात समझो कि अगर ये 100% के बराबर है, लड़के 100% के बराबर है, तो 100% से डिवाइड कर दिया। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था लड़कियों की वैल्यू, मतलब लड़कियां थी कितनी, तो लड़कियां थी 175%। क्लियर है बात। अब इससे ये कट जाएगा परसेंट से परसेंट, 25 से 4 बार में, 25 से काटेंगे इसको तो ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 से ये कटेगा क्या, 1 बार में, 2 बार में, और ये हो जाएगा आपका 2 बार में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 × 7 = 84 और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 884 मतलब 840, 7 दूनी 14, 854 कोई आ रहा है क्या ऑप्शन में, देखो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात है। 12 × 7 = 84, 840 हो गया और 7 दूनी 14, तो टोटल हो जाएगा कितना 854। मतलब फाइनल आंसर आपका कितना होना चाहिए 854। क्लियर है बात। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। वाह रेलगाड़ी से क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को करो। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को कर पाओगे अच्छे से। क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 250 मीटर है, समानांतर रेखाओं पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगी। तो बताना ये था, हमें क्या बताना था, टाइम। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे ट्रेन की लेंथ आएगा, ठीक है। अब प्रत्येक यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, वो छूट गया है, टाइपिंग एरर है, इंग्लिश में लिखा हुआ है 2 ट्रेन ईच 250 मीटर लेंथ, 250 मीटर इन लेंथ, मतलब प्रत्येक ट्रेन जो है वो कितनी है 250 मीटर की। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ट्रेन लेंथ जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर प्रत्येक ट्रेन अगर 250 की है तो 2 ट्रेन है, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 500। तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस के जगह पे कितना होगा 500। अब ये बता दो मुझे, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इनकी स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, ये 90 और ये 60, तो दोनों कितना हो जाएगा 150। पर ये मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चला जाएगा ऊपर। अब इससे काट लीजिए 0 से 0, 5 से 10 और 3 से काटेंगे तो 5 बार में, 3 से 6 बार में और 5 से ये 2 बार में, 6 दूनी 12, 12 सेकंड इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। मतलब इसका ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर भी 12 सेकंड था और इसको कर भी लेना था 10 सेकंड में, 10 से 12 सेकंड में कर लेना था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। एवरेज से क्वेश्चन है, क्रिकेट टाइप वाले क्वेश्चन है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के समान है जिसकी औसत आयु 3 वर्ष पहले थी। ओके, क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी को नए 3 खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो बताना था खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें, ठीक है ना। एक बार इंग्लिश देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम consisting of 11 cricket player in the same as that of a cricket team 3 years ago
because 3 players whose current average age was 33 years were replaced by 3 new persons and 3 new players, find the average age of the player। मतलब इसका समझ रहे हो, क्वेश्चन में ओवरऑल लोग कहना ये चाह रहा है कि 11 लोगों की एक क्रिकेट टीम है जिसमें से 3 लोग गए, 3 लोग इधर से गए बट 3 लोग वापस उधर से आ भी गए हैं। बस ध्यान से समझना, बस इनमें देखो पहले 3 साल पहले, 3 साल था ना, हाँ 3 साल पहले, 3 साल पहले जो भी इनके औसत रही थी ना, आज भी औसत वही है। जानते हो इसके पीछे कारण क्या है? कारण बस ये है ना कि जो गए हैं ना उसकी एवरेज कितनी थी भाई? 33। एवरेज कितनी थी? 33 ईयर्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर जो गया है एवरेज 33 है तो उन तीनों का सम कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब वो तीनों का सम 99 ईयर था। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब इतनी सी बात मेरे भाई समझ लो, अब खुद सारा जरा सोचो कि वो तीनों मिल करके 99 ईयर्स के थे और जो आए हैं गिनने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऐड तो हो गए, जितने गए थे उतने ही आए हैं, तो नंबर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आए हैं ना उसकी उम्र जो है वो कितना है? कम है। जो आए हैं उनकी उम्र कम है और उनकी उम्र कम होने की वजह से ही क्या है, आज भी उतनी ही है, नहीं तो बढ़ जाता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो आए हैं, जो उनकी उम्र इन लोगों से तो 100% कम होगा, अगर कम है तभी उतने ही है भाई। जो पहले था एवरेज, कॉमन सेंस वाली बात समझो कि अगर 3 साल पहले तुम अपना एज देख लो, मान लो 3 साल पहले तुम 12 साल के थे, तो भाई 3 साल बाद 15 साल के हो गए ना, तो बढ़ना चाहिए, लेकिन उतने ही है। इसका मतलब ये कि जो गए हैं उसके जगह पे जो 3 लोग आए हैं उनकी एज जो होगा वो 100% क्या होगा? कम होगा। तो बताना ये था कि ये बताना था कि जो नए लोग आए हैं ना उनके एवरेज एज क्या होगा। अब एक बात बताओ, 11 लोग टोटल हैं भाई, 11 लोग टीम में, और अगर औसत में कमी अगर देखा जाए तो कितने की आ रही होगी भाई? 3 की आ रही होगी। अब ये मुझे बताओ कि अगर औसत में कमी 3 की तो ओवरऑल कमी कितने की आ रही होगी? 33 की। अब ये जो गए हैं वो कितने के? 99 के। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो आए व्यक्ति हैं, पुराने वाले जो 3 लोग थे, उनसे अगर ये 33 कम है तो आप मुझे बताओ कि ये जो आए हैं इनका टोटल उम्र कितना होगा? 66। अगर टोटल उम्र 66 है तो एवरेज कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 22 हो जाना चाहिए। समझ रहे हो बात? फिर से मैं रिपीट कर दूं, 3 लोग गए, वापस 3 लोग आ गए, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में। 3 लोग जो गए हैं ये कंफर्म है कि 33 एवरेज है, तो टोटल उनका सम कितना होगा? 99। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आप मुझे बताओ, जो गए हैं उसके जगह पे आए हैं उनका एवरेज आपको बताना था। जो गए हैं उनके जगह पे 3 आए हैं लेकिन उनका एवरेज बताना था। टोटल क्रिकेट टीम में कितने लोग हैं भाई? 11 लोग हैं। अगर हम देखें वास्तव में तो कमी कितने की हो रही है भाई? 3 साल पहले अगर जितना भी एवरेज था आज भी उतनी ही है, तो आप मुझे बताओ कि उनके जाने की वजह से कमी कितने की हो रही होगी? 3 की। अगर टोटल लोग हैं, टोटल 11 लोग हैं, तो टोटल ओवरऑल कमी कितने की? 33। इसका मतलब ये हुआ कि जो आए हैं नए, जो गए हैं 3, उसके एज, टोटल एज से ये कितना? 33 कम होंगे, और 33 कम होंगे जिसके वजह से आज भी एवरेज बढ़ा नहीं है ना। तो इतनी सी बात समझ लो कि यहाँ पे जो आए हैं व्यक्ति, उनका जो टोटल एज होगा वो कितना होगा? 66। तो एवरेज हमसे पूछा गया था, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज जो आएगा कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। क्लियर है बात? जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत मुश्किल नहीं था, बस ऐसे लॉजिकली इसको समझना था, बिना पेन यूज किए भी किया जा सकता था। इस क्वेश्चन को करो, ये भी एवरेज से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पुत्र के विवाह के समय माता पिता तथा पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। सिंपल सी बात, मदर, फादर और सन। ध्यान से समझना, अगर इनकी औसत आयु 42 थी तो टोटल सम कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 126 ईयर। ठीक है। अब ऐसा बोला गया कि 1 वर्ष बाद एक नवजात शिशु का जन्म हुआ, मतलब एक ही वर्ष बाद इनके घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक पैदा होता है। ठीक है ना।
और इसके बाद उसने बोला है कि विवाह के 6 वर्ष पश्चात अगर परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है तो विवाह के समय दुल्हन, दुल्हन मतलब किसके, तुम्हारे नहीं इसके, दुल्हन की आयु क्या थी। अब एक बात बताना जरा भाई, मदर, अब परिवार में कितने मेंबर होंगे, मदर, फादर और ये जो लड़कवा है मतलब तुम, और तुम्हारे साथ जिसकी शादी हुई, किसकी, तुम्हारे मतलब पत्नी, तुम्हारे पत्नी मतलब तुम्हारे मम्मी के दुल्हन, तो उसको क्या लिख दिया जाए, इसको लिख दें दुल्हन, लो भाई लिख दिया दुल्हन। और एक तुम्हारा बेटा छोटू सा, शिशु लिख दें क्या, और अच्छा लगेगा, रुको शिशु लिख देते हैं, कुछ और ना समझ लेना, शिशु 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 ये रहा, है ना। अब टोटल मेंबर कितने हो गए, 5। अब भाई मेंबर अगर 5 है, एवरेज 36 का है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं क्या कि टोटल सम इनका 180 होगा, 36 गुणे 5। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। अब ये बताओ कि पहले 3 लोग थे, अब कितने 5 लोग हैं। ये जो एज था ना, ये वाला एज था, ये शादी अगर वर्तमान से देखा जाए तो 6 वर्ष पहले हुआ था, क्योंकि उसने क्लियर बोला है कि विवाह के 6 वर्ष बाद, विवाह यहां पे हुआ था तो 6 वर्ष बाद ये मेंबर के साथ पूरा एवरेज 36 था, 6 वर्ष बाद। तो इतनी सी बात समझो कि अगर 6 साल मदर में ऐड हुआ होगा तो 6 साल फादर में भी ऐड होगा, 6 साल सन में भी ऐड होगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर 6 साल पहले विवाह के समय ये तीनों का उम्र 126 था, तो अभी अगर मैं पूछूं आपसे वर्तमान में कितना होगा इन तीनों की उम्र, तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें ना 18 और जोड़ दो, ठीक है ना, 18 और जोड़ दो, ठीक है। एक काम करते हैं, तो इन तीनों का वर्तमान प्रेजेंट एज ऑफ, ऐसे लिख लोगे तो आज क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ है ना, किसका, मदर फादर सन, कितना हो जाएगा भाई, तो 126 में 18 और जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 144। अब एक बात बताओ कि अगर प्रेजेंट में ये तीनों इतने हैं, तो अगर मैं 180 में से 144 माइनस कर दूं मेरे भाई, तो क्या ये दुल्हन और जो छोटा सा बालक है उसी का उम्र नहीं आएगा क्या, और इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 6, 7 में से 4 3 36। अब एक बात बताइए आपसे, ये जो 36 साल है ना, ये किसका है, दुल्हन और शिशु मतलब बच्चे का। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर इन दोनों का सम वर्तमान में 36 साल के हैं ये दोनों, तो बताना यह था कि दुल्हन की आयु विवाह के समय क्या होगा। तो इतनी सी बात समझो कि विवाह का समय मतलब आज से 6 साल पहले जाना है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ऐसा क्वेश्चन में बोला था कि 1 वर्ष बाद ही इनके बच्चे आ जाता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर यहां से 6 साल पहले शादी हुआ, 6 साल पहले, और जब शादी हुआ उसके 1 साल बाद ही बच्चा आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब कि बच्चा का भी उम्र अगर देखा जाए तो 5 साल हो गया होगा। 5 साल इसका बच्चे का उम्र, और इसका शादी 6 साल पहले हुआ था, और हमें शादी के टाइम का ही उम्र निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल का बच्चा और 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले इसकी शादी हुई थी, मतलब 11 साल और हमें माइनस करना पड़ेगा अगर दुल्हन के उम्र विवाह के समय का चाहिए तो हमने क्या कर दिया, 11 से माइनस कर दिया, ये 5 2, मतलब दुल्हन जो थी वो विवाह के समय, ठीक है, दुल्हन जो थी विवाह के समय कितने साल की थी, 25 साल की। ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, विवाह के समय 25 साल की थी। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा सा है, वो भी एवरेज सही है लेकिन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के साथ होगा। देखो जरा जल्दी से फटाफट, एकदम आग लगा दो, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज से रिलेटेड है। अ कार कवर 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इट्स एवरेज स्पीड ओवर द डिस्टेंस इज। मेरे भाई क्वेश्चन में बस ये है, क्वेश्चन का मतलब बस इतना सा कि एक कार जो है ना, प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की दूरी, और ऐसा कितने डिस्टेंस है भैया, ऐसा 4 सक्सेसिव मतलब 4 है।
अब आप मुझे ये बताओ कि अगर प्रत्येक डिस्टेंस बराबर है, प्रत्येक डिस्टेंस बराबर है, जल्दी से फटाफट करना। हाँ भाई, तो पानी पी लेते हैं, पी लिया सॉरी। अगर प्रत्येक डिस्टेंस बराबर है तो बताना यह था कि पहले को इसने 10 किलोमीटर पर आवर की गति से, दूसरे को 20 से, तीसरे को 30 से और चौथे को 60 से किया है, तो बताना था एवरेज स्पीड क्या होगा। एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको ना बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप बेसिक से जाओगे ना, यकीन मानो तुम बहुत ज्यादा समय दे करके आओगे, है ना। आप तुरंत से यहाँ पे क्या करोगे, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड अपॉन में टाइम। अब प्रत्येक डिस्टेंस इतना है तो यहाँ से टाइम निकालोगे, फिर टोटल डिस्टेंस को ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, बहुत लंबा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा करना नहीं है। तो फिर करना कैसे है, करना बस आपको ये है कि जब भी इक्वल डिस्टेंस की बात आए ना, जब भी इक्वल डिस्टेंस की बात आए तो एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड जो निकलता है, अभिषेक सिंह मत समझ लेना ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। एवरेज स्पीड जो निकलता है वो कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब यहां पे कुछ लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस तो इजीली यहां पे निकाल लेंगे, 3 चौके 12 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक दूरी को तय करने में जो समय लगेगा ना, उस समय आपको निकालने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि जब भी इक्वल डिस्टेंस की बात करें, हर जगह मैं बता रहा हूं आपको, हर केस में बस ये देख लीजिए कि किस स्पीड से तय कर रहा है। पहला 10 से, दूसरा 20 से, तीसरा 30 से और चौथा कितना 60 से। आप डायरेक्ट ना एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा एलसीएम इसका, और जो आपका एलसीएम आ रहा है वही आप टोटल डिस्टेंस मान लीजिए। हमने ये मान लिया इच डिस्टेंस कितने का, 60। अब आप कहोगे गुरुजी पहले तो 3 था, अब तो 60 कर दिया, आप तो और कैलकुलेटिव कर दिए। अबे नालायक समझो, ये बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं होना है, इस चीज को समझना। यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अगर हमें क्या निकालना था, गति, स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, 6 चौके 24 मतलब 240। अब ये बताओ कि अगर इस दूरी को 10 से तय किया होगा तो इसको टाइम कितना लगा होगा, 6 घंटा। इसको कितना लगा होगा, 3 घंटा। इसको कितना लगा होगा, 2 घंटा। और इसको कितना लगा होगा, 1 घंटा। 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। बताना कितना समय लग रहा है, लग रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये 12 से कितने बार में, 2 बार में, मतलब 12 दूनी 24, 20 किलोमीटर पर आवर आपका ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट ले लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब भी आपके पास, अगर जैसे यहाँ पे 4 सक्सेसिव डिस्काउंट कह रहे हैं, जब भी सक्सेसिव आता है तो डिस्काउंट आ जाता है दिमाग में, है ना। 4 बराबर है 3 किलोमीटर की दूरी। अब 3 किलोमीटर से हमें पता चल गया कि सक्सेसिव वे में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 3-3 किलोमीटर होगा। तो यहाँ 3 के जगह पे अगर 50 भी होता, 3 के जगह पे 7 होता, 3 के जगह पे 49 भी होता, तब भी हमें कोई इससे मतलब नहीं था। देखो अगर बेसिक से करते तो आप जा सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं करना था। आपको करना कैसे था, जब भी इक्वल डिस्टेंस की बात आएगी ना, तो आपको ओरिजिनल वाले डिस्टेंस को छूना ही नहीं है, डायरेक्ट जो स्पीड दिया होगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहां से डिस्टेंस जो भी आएगा वो प्रत्येक डिस्टेंस मान लेना। अब टोटल 4 था तो हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ले लिया 240। अब प्रत्येक दूरी को तय करने में समय कितना लग रहा था उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गया। एक क्वेश्चन और मैं लगाता हूं जल्दी से फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्राई करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग ट्राई करिएगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में होगा, और मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर इस क्वेश्चन को करिएगा, ऑप्शन जरूर अपना अपना दीजिएगा, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, बहुत इजी नहीं है, एवरेज क्वेश्चन था और ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा। बाकी तब तक के लिए हम चाहेंगे आप सभी से इजाजत, और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें हिम्मत दें, और इससे बेहतर काम करने के लिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। बाकी आप सब जानते हैं, आप सब छोटे भाई बहन की तरह हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो भी गार्जियन के रूप में जो लोग भी देख पा रहे हैं, वो उनसे भी गुजारिश, छोटा सा रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन कि जरूर शेयर करिए आप लोग। बाबा टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव।